सीएम योगी ने फाइनल वार्निंग के जरिए क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि क्राइम किया तो अंजाम भुगतना होगा। गाजियाबाद से लेकर अमेठी तक, फिरोजाबाद से लेकर प्रतापगढ़ तक यूपी की पुलिस, योगी की पुलिस कार्रवाई करके एक ही मैसेज दे रही है, ना गुंडे बचेंगे और ना माफिया छूटेंगे। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति और पुलिस को मिले फ्री हैंड का असर सड़क पर साफ दिख रहा है। यूपी में जहां कभी बदमाशों की हुकूमत चला करती थी, वहीं कानून का डंडा और योगी फोर्स का खौफ लगातार दिख रहा है और मैसेज क्लियर है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश योगी की गारंटी। योगी राज, अपराध मुक्त प्रदेश का संकल्प। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। योगी दिलाएंगे धरती को बोझ से मुक्ति। रंगदारी ना फिरोती, अब यूपी नहीं है किसी की पपोती। यूपी होगा अपराध फ्री, योगी की गारंटी। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। अपराधियों को योगी की फाइनल वार्निंग। बेटी की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ किया तो स्वाभाविक रूप से अगले चौराहे पर कोई यमराज इंतजार कर रहा होगा टिकट काटने के लिए कि जहन्नुम जाना है भाई, तुम्हारा जहन्नुम का रास्ता तय है। योगी राज यानी जिस प्रदेश में अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, जहां हत्यारे, लुटेरे, रेपिस्ट और तस्कर योगी फोर्स की रडार पर, उस उत्तर प्रदेश में अपराध के बारे में सोचा भी तो योगी फोर्स बुलेट से इलाज करने को तैयार बैठी है। यूपी में क्राइम करोगे तो गारंटी है लंगड़ा ही बनो, क्योंकि मिशन क्राइम फ्री यूपी को लेकर सीएम योगी सीधे मैसेज दे चुके हैं और यूपी को क्राइम मुक्त बनाने का अभियान का असर भी देखिए। एक बार फिर योगी फोर्स का तगड़ा एक्शन देखने को मिला। अमेठी से लेकर प्रतापगढ़ तक और गाजियाबाद से लेकर फिरोजाबाद तक अपराधियों में खौफ है। गाजियाबाद के मुरादनगर में यूपी पुलिस का जीरो टॉलरेंस एक बार फिर दिखाई दिया। 20,000 के इनामी अपराधी आदिल के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस ने उसे चलने लायक भी नहीं छोड़ा। दोनों पैरों में लगी गोलियों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। 34 संगीन मुकदमों में वांटेड आदिल किसी बड़ी वारदात की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने चेकिंग के दौरान ही उसे दर दबोचा। अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसका नाम आदिल है। वह सितंबर माह में थाना मुरादनगर क्षेत्र में हुई एक चेन स्नैचिंग की घटना में वह अपने साथी नौशाद उर्फ बादशाह के साथ सम्मिलित था। मौके पर अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस व अपाचे बाइक बरामद हुई। अमेठी में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ की बड़ी कार्रवाई सामने आई। सराफा व्यवसायी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाला गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा। पकड़े गए बदमाशों से चांदी के जेवरात, तमंचा, मोबाइल और बाइक तक बरामद किए गए। मौके से अवैध असलहा तथा एक लूटी हुई पायल, चाबी का गुच्छा, लूटा हुआ मोबाइल तथा घटना में शामिल मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। अगली तस्वीर यूपी के फिरोजाबाद से सामने आई है, जहां पुलिस और एसओजी ने वारदात को अंजाम देने की फिराक में 2 शातिर बदमाशों को घेर लिया। आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को लंगड़ा कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसका साथी फरार होने में कामयाब रहा। तो प्रतापगढ़ में योगी फोर्स ने गो तस्कर पर शिकंजा कसा। आसपुर देवसरा में पुलिस और वांटेड गो तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने ओंकारनाथ को गिरफ्तार कर लिया। घायल तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। अपराध के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का इम्पैक्ट भी देखिए। योगी ने अपनी फोर्स को फ्री हैंड दे रखा है, जिससे अपराधियों का पूरा हिसाब हो रहा है। 8 सालों में योगी फोर्स ने कुल 15,726 एनकाउंटर किए, जिसमें 256 दुर्दांत अपराधियों को ढेर किया गया और एनकाउंटर की कार्रवाई में 10,324 अपराधी घायल हुए। इस दौरान 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें चोर, लुटेरे से लेकर रेपिस्ट और मर्डरर जैसे हर तरह के अपराधी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन घुसपैठिया अब सिर्फ कागजों में नहीं है, ग्राउंड पर चल रहा है। योगी सरकार ने संदेश दे दिया है कि न बांग्लादेशी बचेगा, न रोहिंग्या छिपेगा और अब एसआईआर पहचान से लेकर
डिटेंशन सेंटर के मॉडल तक हर कदम लगातार तय हो रहे हैं और हर जिले में रेड सर्च स्कैन मोड लगातार ऑन है। यानी उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और योगी सरकार एक्शन मोड में है। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। ऑपरेशन घुसपैठिया ऑन, एक भी बांग्लादेशी छूट ना जाए। योगी का मिशन, यूपी बनेगा घुसपैठिया मुक्त। ग्राउंड पर योगी घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। योगी सरकार ने घुसपैठियों को खदेड़ने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। यूपी में घुसकर बैठे इन घुसपैठियों को यूपी से आउट करने की पूरी तैयारी हो रही है। सीएम योगी का मैसेज क्लियर है कि घुसपैठियों को खदेड़कर देश के बाहर करना है और ऑपरेशन घुसपैठिया के तहत एसआईआर के जरिए घुसपैठियों की पहचान हो रही है। अवैध बस्तियों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हर संदिग्ध की तलाश में ऑपरेशन मोड ऑन है। डिटेंशन सेंटर का मॉडल भी सामने आ चुका है और अब योगी ग्राउंड लेवल की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अलीगढ़ और सहारनपुर में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और साफ साफ संदेश दे दिया कि यूपी में हर घुसपैठिए की पहचान की जाएगी। घुसपैठियों को बाहर करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है और जिन जिलों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या के छिपे होने की खबर है वो जिले योगी फोर्स के रडार पर है। खासकर राजधानी लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, शाहजहांपुर, झांसी, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर पर विशेष नजर है। डिटेंशन सेंटर का मॉडल भी सामने आ चुका है। जो प्लान है उसमें हर डिटेंशन सेंटर में करीब 15,000 लोगों की क्षमता है। डिटेंशन सेंटर में त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच होगा। फेस रिकॉग्निशन, थंब इम्प्रेशन और सीसीटीवी कंट्रोल रूम है। यहाँ पर बेड्स पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रूम होगा, सर्वर रूम होगा। सर्वर रूम से पूरी मॉनिटरिंग होगी और ये यहाँ पर बेड्स जो है बन करके तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर इसी पर ही जो जितने भी अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी हैं उनको डिपोर्ट करने से पहले यहाँ पर लाया जाएगा और उनको इन्हीं जगहों पर रखा जाएगा। उनके सोने की पूरी व्यवस्था जो है वो की जाएगी और उसी के आधार पर फिलहाल ये कह सकते हैं कि पूरी तैयारी कर ली गई है। ये पहला मॉडल जो है इसकी जो कॉपी है ये शासन को भेज दी गई है कि कैसा मॉडल होना चाहिए और अब ये कहा जा सकता है कि फिलहाल इस पूरे मॉडल को देखते हुए तमाम नगर निकाय हैं वहां पर ये डिटेंशन सेंटर बन करके तैयार किए जाएंगे। यानी तैयारी पूरी है। एक एक बांग्लादेशी और रोहिंग्या की लिस्ट तैयार हो रही है और फिर चुन चुनकर हर घुसपैठिए का हिसाब भी होगा क्योंकि योगी ने ठान लिया है कि यूपी को घुसपैठिया मुक्त बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तराखंड में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सीएम धामी बेहद सख्त हैं। उत्तराखंड में भी योगी मॉडल लगातार हिट है और कब्जा गैंग पर रामनगर से रुद्रपुर तक लगातार स्ट्राइक जारी है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद, जो मकान बनाए गए थे, उन सभी को जमींदोज किया गया। इसी प्रकार से अतिक्रमण जो सरकारी ज़मीनों पर था, सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण को भी हमने हटाया है। उत्तराखंड से अतिक्रमण हटाने के लिए सीएम धामी का मैसेज क्लियर है। अगर कहीं भी सरकारी जमीन पर कब्जा होगा तो एक्शन तय है। ये सीएम धामी का बुलडोजर है। जब तक एक एक अवैध कब्जे को नस्तनाबूद नहीं कर देता तब तक बुलडोजर यूं ही गरजता रहेगा। पीले पंजे का मैसेज साफ है और कब्जा गैंग के लिए चेतावनी भी। अतिक्रमण किया है तो फिर उसका बुलडोजर से ऐसे ही हिसाब होगा। नैनीताल के रामनगर में 2 जगहों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। जहां एक तरफ ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद पर कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी तरफ जंगल की जमीन पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अतिक्रमणकारियों की सुबह बुलडोजर ने काली कर दी। वन विभाग और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई सुबह 5:30 बजे से शुरू कर दी थी और फिर एक एक अतिक्रमण को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। रामपुर में सरकारी जमीन पर बने ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद पर प्रशासन का पीला पंजा चला, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि मस्जिद को हटाने के लिए कोई नोटिस नहीं मिला।
हमें कोई नोटिस नहीं मिला है इसका। आप लोग कोर्ट गए क्या इसके खिलाफ? गए। कोर्ट से कोई स्टे मिला है इसमें? नहीं, अभी कोई नहीं मिला, खाली ऐसे ही बता दिया था, बोला अभी टाइम है। अभी टाइम है। उस वक्त जब खरीदे तो चेक यहाँ पे किया आपने? जंगलात वाले भी आग रहे थे कि हम मकान बना रहे थे कि जंगलात वाले भी आग रहे थे, ये अपने पैसे लिए चाय पानी के और चले गए। अच्छा, पैसे लिए? हाँ। कितने पैसे लिए? किसी से 1000 लिए, किसी से 2000 रुपये लिए इन्होंने, बोले बना लो, चले गए। ये तो आप उसी टाइम पर रुकवा देते कि भाई आप मत बनवाओ। वहीं दूसरी तरफ जिसने जंगल की सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बनाए थे उसे बुलडोजर ने गिराकर धुआं कर दिया। देखिए, लोगों को नोटिस दिया गया था और उसके बाद कुछ लोग हालांकि कोर्ट चले गए थे, जिसके बाद उनको स्टे मिल गया। और अब यहाँ की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे तकरीबन 90 मकान ऐसे बने हुए थे जिनको यहाँ पे डिमोलिश करने का काम किया जा रहा है। बुलडोजर लगातार यहाँ पे एक्शन मोड में है। अगर आप देखें तो ठीक सामने यहाँ पे कुछ जो झुग्गियाँ बनाई गई थी उनको भी हटाया जा रहा है। हालांकि जो मकान है, आप सामने अगर देखेंगे तो सामने आपको मकान दिखाई देगा जो कि मलबे में तब्दील हो चुका है। हर तरफ यहाँ पर आपको पुलिस की तैनाती दिखेगी। नैनीताल के रामनगर में कोसी नदी के किनारे 90 मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई हुई। ये सभी मकान डूब क्षेत्र में बने हुए थे। दरअसल 170 परिवारों को नोटिस दिया गया था। कई परिवारों ने खुद ही घर को छोड़ दिया। वहीं 40 परिवारों ने कोर्ट की शरण ली, जिसके बाद बाकी बचे 90 मकानों पर कार्रवाई की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमें धोखे से जमीन बेची गई। उस वक्त जब लिया तब पता नहीं किया कि सरकारी है। जो ये जंगलात वाला इन्होंने कही बना, किसी ने 10,000 का है, किसी ने 5,000 का है, किसी ने 20 का है, सबसे पैसे लिए। देखो इतनी पब्लिक ने घर बनाए। जंगलात मतलब जो फॉरेस्ट वाले हैं? हाँ, हाँ जी, जो फॉरेस्ट वाले हैं, जो जंगलात वाले हैं, हमें डराया धमकाया, पैसे लिए चले गए। हमारे पीछे बनाओ। लोगों को घर यहाँ पे बने, उस टाइम कहाँ थे ये लोग? अब हमारा घर बन गया, सब कुछ हो गया, अब ये लोग हमें यहाँ बेघर कर रहे हैं। हम कहाँ जाए? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि यहाँ से अगर हम हटाते तो हमें आवाज़ दे दें। बुलडोजर एक्शन से पहले एसपी ने अपनी टीम को निर्देश दिया और फिर टीम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। हम लोग जितनी भी टीमें यहाँ पे पुलिस से लगी हैं, प्रशासन से लगी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लगी हैं। डेमोलिशन ड्राइव में कई जेसीबी, भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था ताकि अगर किसी ने भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की तो फौरन उसका हिसाब कर दिया जाए। चूंकि अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस पहले ही दे दिया गया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो दुस्साहस करके जमे हुए थे, लेकिन बुलडोजर ने उनका कब्जा वाला प्लान जमींदोज कर दिया। वहीं रामनगर के बाद रुद्रपुर में भी सीएम धामी का बुलडोजर गरजा, जहां पर मदरसा सोसाइटी की अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन प्रशासन के रडार पर आई। रुद्रपुर की खेड़ा कॉलोनी में मदरसा सोसाइटी को 2.5 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। धीरे धीरे मदरसा समिति ने बाकी बची 8 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। जब नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने जमीन का सर्वे किया तो मदरसा सोसाइटी के कारनामे का खुलासा हुआ। सरकारी कागजों में 8 एकड़ जमीन का कहीं भी मदरसा सोसाइटी के नाम से उल्लेख नहीं है और न ही किसी तरह का आवंटन या आदेश दर्ज है। जांच में ये बात साफ हो चुकी है। जांच के बाद मदरसा सोसाइटी पर बुलडोजर ग्रहण का खतरा मंडरा रहा था, जिसके बाद आज नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर मदरसा सोसाइटी के अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। सुरक्षा कारणों से पूरे इलाके को सील कर दिया गया ताकि उपद्रवी प्रशासन की कार्रवाई में बाधा न डाल सके। सरकारी जमीन पर कब्जा मतलब सीएम धामी के बुलडोजर को न्योता, क्योंकि ऐसे कब्जों को लेकर सीएम धामी का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। बुलडोजर अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और उसे पल भर में धराशायी कर देता है। सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का सबसे अचूक उपाय है बुलडोजर। इसी प्रकार से अतिक्रमण जो सरकारी ज़मीनों पर था, सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण को भी हमने हटाया है। कहीं भी सरकारी ज़मीन दिख रही है जी, किसी न किसी बहाने से कोई धार्मिक सहारा लेकर उसको कब्जा लेना, अतिक्रमण कर लेना, ऐसे बहुत सारे मामले आए और इस पर हमने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई हमारी लगातार चल रही है। ये अभियान हमारा जब तक चलता रहेगा जब तक देवभूमि पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हो जाएगी। धामी सरकार ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दे दी है कि वो खुद से कब्जा छोड़ दें या फिर बुलडोजर का वार झेलने के लिए तैयार रहें। भले ही प्रभावित परिवार बुलडोजर एक्शन से नाराज है, लेकिन इस कार्रवाई से आम जनता खुश है। अतिक्रमण के खिलाफ उत्तराखंड की धामी सरकार योगी के बुलडोजर फॉर्मूले पर काम कर रही है। पिछले कुछ महीने में उत्तराखंड के कई जिलों से अवैध कब्जों को बुलडोजर से हटाया गया है। अब रामनगर और रुद्रपुर भी अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बिहार की। बिहार में नए रूप रंग, नए तेवर, नए कलेवर के साथ सत्ता पर काबिज होने वाली एनडीए की सरकार का इस बार अंदाज पूरी तरह बदला नजर आ रहा है। दरअसल बिहार में यूपी की तर्ज पर अतिक्रमण माफिया, गुंडे, बदमाशों की जो तमाम अवैध संपत्तियां थी उन पर बुलडोजर जमकर चल रहा है।
बिहार में योगी मॉडल से कैसे हड़कंप मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी वाला बुलडोजर अब बिहार में गरज रहा है। बुलडोजर से हिसाब, बिहार में भूमाफिया पर वार। बिहार में योगी मॉडल। यूपी में जिस बुलडोजर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफिया की नाक में दम किया, अब वही मॉडल बिहार में देखा जा रहा है। बिहार में भी बुलडोजर जमकर गरज रहा है। अब आपको बिहार में बुलडोजर एक्शन की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज की है। कैमूर के मोहनिया में प्रशासन का दूसरे दिन बुलडोजर चला। यहाँ नई मोहनिया में अतिक्रमण हटाने की तेज मुहिम से हड़कंप मचा हुआ है। सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिससे शहर को जाम की समस्या से न जूझना पड़े। वहीं दूसरी तस्वीर कल की है। बेगूसराय में 6 दिनों से बुलडोजर एक्शन जारी है। वहीं तीसरी तस्वीर 5 दिसंबर की है, जब सुपौल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को बुलडोजर के जरिए खाली कराया गया। सीमा क्षेत्र होने के कारण आम लोगों को बहुत परेशानी होती थी, तो विधिवत अतिक्रमण बाद भी चलाया गया था और अस्थायी दुकानदारों को नोटिस भी किया गया था और विधिमान्य प्रोसीजर के साथ हम लोग आज अतिक्रमण हटवा रहा है। मोहनिया में पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाया जा चुका है, लेकिन बार बार लोग सड़क किनारे अवैध तरीके से कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद अब प्रशासन पूरी तरह अवैध कब्जाधारियों की दुकानें तोड़ने में लगा है। बिहार में नए तेवर के साथ सरकार नजर आ रही है। इस बार एनडीए सरकार का रूप रंग बदला हुआ है। योगी की स्टाइल में नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। अपराधी और भूमाफिया पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यूपी की तर्ज पर ही सम्राट चौधरी एक्शन ले रहे हैं। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर गरज रहा है। 1700 अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। अपराधियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली लिस्ट में 400 और दूसरी में 1300 अपराधी रखे गए हैं। पहले 400 अपराधियों पर चौतरफा एक्शन जारी है। अतिक्रमणकारियों पर ही नहीं, बिहार में अपराधियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया है और इसी अभियान का अहम हिस्सा बन चुका है बुलडोजर, जिसने बिहार के अपराधी और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तराखंड से लेकर बिहार तक बुलडोजर गरज रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर है बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई। जयपुर में इमारत को जमींदोज किया गया। 5 मंजिला इमारत जमींदोज की गई है। तस्वीर आप देखिए। जेडीए ने, यानी कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने, विकास प्राधिकरण की टीम ने इस इमारत को जमींदोज किया, जो मालवीय नगर में थी और गिरने की हालत में थी। इसी वजह से आसपास के एरिया को खाली कराया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव। दरअसल बिल्डिंग बेहद जर्जर हालत में थी, खस्ता हाल थी और एक तरफ झुक सी गई थी। इसी वजह से इसको कंट्रोल ड्राइव में यहाँ डिमोलिश किया गया। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, लेकिन बंगाल में नई बाबरी की नींव रखे जाने के बाद घमासान और तेज हो गया है। मथुरा में शौर्य यात्रा निकाली गई और सनातनियों ने इस यात्रा के जरिए एक बड़ा संदेश दिया है। संदेश ये कि अब देश में दूसरी बाबरी नहीं बनने देंगे। इस शौर्य यात्रा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हुंकार भरी और कहा कि हम अब्दुल कलाम और अस्थान की विचारधारा के साथ हैं, लेकिन बाबर की विचारधारा से जो विचार मिलाएगा वो देशद्रोही है। अयोध्या हुई हमारी, दूर करो ये बीमारी, अब मथुरा की बारी। सनातन विरोधियों के खिलाफ मथुरा में शौर्य यात्रा, सनातनियों का शक्ति प्रदर्शन, सनातन विरोधियों में खलबल, हाथों में गदा, जय श्री राम के झंडे। ये शौर्य यात्रा गैर सनातनियों को खबरदार कर रही है। ये सनातन फोर्स की ललकार है। मथुरा में लगे होर्डिंग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी के पोस्टर इस बात का इशारा कर रहे हैं। सनातन इस बात की हुंकार भर रहे हैं कि अयोध्या के बाद अगला नंबर मथुरा का है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो बाबर की विचारधारा से विचार मिलाएगा वो देशद्रोही है। ऐसे लोगों को देश में रहने की इजाजत नहीं है। बाबर के विचारों को भारत में कोई जगह नहीं। न बाबर के विचार इस देश के लिए स्वीकार्य नहीं है। जो बाबर और बाबर के विचारों को आगे बढ़ाएगा वो देश का शत्रु ही कहलाएगा।
मथुरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भगवा झंडी दिखाकर की। जब बाबरी टूट गई तो कहते हैं ये बहुत बुरा हुआ। अरे तुमने राजी दे दी होती तो ये दिन न देखने पड़ते। तुमने राजी से दिया नहीं, इसलिए वहां पर आज ये है और आज शौर्य दिवस मना रहे। और याद रखिए, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी कुछ समय है। कुछ महीनों में तैयारी कर लो भाईचारा निभाने की। या तो काशी मथुरा प्यार से दे दो, नहीं तो जैसे अयोध्या लिया है ये शौर्यवीर वो मथुरा भी लेके रहेंगे। उससे पहले शांति नहीं रहेगी हमें। जो मसानी स्थित वेद मंदिर से शुरू हुई शौर्य यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा की। इस यात्रा में बड़ी संख्या में संत समाज के लोग और बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए, जो हाथ में भगवा झंडा लिए श्री राम का जयकारा लगाते सुनाई पड़े। राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, ये नारा हमारा बहुत पूर्व का है। और उसी श्रृंखला में हमने पहले राम मंदिर के लिए प्रयास किया। मंदिर हमारा बन गया, कानूनी रूप से बना, कानून की मदद से बना। मंदिर बन करके आज लाखों लाखों दर्शनार्थियों के लिए उपलब्ध है। अब राम का मंदिर का काम पूरा हो गया, अब हम कृष्ण मिशन के लिए चालू है और भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए हम पूरा प्रयास और पूरा व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। शौर्य यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। यात्रा संवेदनशील माने जाने वाले छत्ता बाजार और होली गेट जैसे प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। पुलिस और प्रशासन भी अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त किए हुए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। एलआई और आईबी की टीम अलर्ट मोड पर है। जो यात्रा है उसमें भी पुलिस मौजूद रहेगी। आरएएफ की तैनाती की गई है। साथ ही साथ हर गतिविधि पर प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है। इस यात्रा का उद्देश्य, इस यात्रा का मैसेज भी इस तरीके से साफ देने की कोशिश देवकीनंदन ठाकुर, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा दी जा रही है। जैसे कि शहर में होर्डिंग लगाए गए हैं कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी है। कन्हैया शर्मा, जी मीडिया, मथुरा। और चीन से लगी सीमा पर भारत ने एक और मील का पत्थर स्थापित किया है। पहले दुनिया में सबसे ऊंची डबल लेन सुरंग, तो अब गलवान हमले वाले इलाके में 1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर भारत ने सीमा पर अपनी मौजूदगी को और मजबूत किया है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन की सीमा का जिक्र आज 5 साल बाद भी होता है तो गलवान की वो भयावह तस्वीर जहन में कौंध जाती है। लेह लद्दाख के उस इलाके में जिस तरह चीनी सैनिकों ने हमारे जवानों को घेर कर मारा था, वो सिर्फ एक घटना भर नहीं बल्कि सबक था। सबक चीन की सीमा तक, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में चप्पे चप्पे तक हमारी पहुंच। आज 7 दिसंबर को जब हम उस घटना को याद करते हैं तो गलवान का सबक जमीन पर साक्षात तैयार दिखता है। जैसे लेह का ये शोक टनल, ये ऑल वेदर ओपन टनल है, यानी हर मौसम में खुली रहने वाली सुरंग। पूर्वी लद्दाख में ये सुरंग कितनी बड़ी रणनीतिक महत्व वाली है और बीआरओ ने इसे कैसे तैयार किया है, इसे समझिए। ये सुरंग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। सुरंग की कुल लंबाई 982 मीटर है, यानी करीब 1 किलोमीटर लंबी। एवलांच और लैंडस्लाइड के चलते अब इसके दोनों तरफ की सड़क बंद नहीं होगी। सुरंग की वजह से डीएसडीबीओ यानी दुर्बुक शेख दौलत बेग ओल्डी रोड पूरे साल खुली रहेगी। डीएसडीबीओ रोड एलएसी के बेहद नजदीक है और कई गांवों तक पहुंच बनाती है। पहाड़ों के ऊंचे दर्रे अक्सर सर्दियों में भारी बर्फबारी और एवलांच की वजह से बंद हो जाते हैं। इससे सैनिकों और सामान की सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। नई शेख टनल इस परेशानी को काफी हद तक दूर कर देगी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी मुश्किल टेरेन में सुरंग का निर्माण बीआरओ ने इसी सर्दियों से पहले पूरा करने का बीड़ा उठाया था। वो लक्ष्य सुरंग की ओपनिंग के साथ अब देश को समर्पित है। ये साल में दूसरी मर्तबा है जब राजनाथ सिंह एलएसी पर किसी कंप्लीट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो रक्षा मंत्रालय की अगुवाई में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूरे एलएसी पर असंभव से लगने वाले प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। 5 साल में सीमा तक सीधी पहुंच वाली 28 सड़कें तैयार हैं। सिर्फ 2025 में ही 1125 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। दुर्गम इलाकों में सड़कों को जोड़ने वाले 93 ब्रिज बनाए गए हैं। इसके साथ ही हवाई पहुंच देने वाले 4 हेलीपैड और सुरंगें भी तैयार हैं। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के
125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और वार मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। दरअसल चीन पिछले 2 दशकों से सीमा के उस पार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा है। इसी के बूते वो घुसपैठ से लेकर भारतीय जमीन पर दावा तक ठोकता है। इससे निपटने के लिए भारत ने अब दोहरी रणनीति अपनाई है। पहला सीमा विवाद पर आपसी बातचीत और दूसरी तरफ सीमा तक सीधी पहुंच के लिए बुनियादी ढांचों का निर्माण। इस निर्माण की जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भारत की निर्माण गाथा के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। चीन की सीमा अब हमारे लिए दूर दराज का इलाका नहीं बल्कि फर्राटा भरती गाड़ियों से सीधी पहुंच वाला इलाका है। सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश, ये दुनिया की सबसे ऊंची डबल लेन टनल है। ये सुरंग भी हर मौसम में खुली रहने वाली है। मुध न्योमा एयरबेस लेह, इसका निर्माण 13,700 फीट की ऊंचाई पर हुआ है। इसके जरिए LAC तक हवाई मदद सीधे पहुंच सकती है। इसके अलावा ICBR यानी इंडो चाइना बॉर्डर रोड है। ये BRO का वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत सीमा पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कें, पुल और सुरंगें बनाई जा रही हैं। इसमें भारी भरकम मशीनरी से लेकर सेना अब 3D पेंटिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इस तकनीक के जरिए कम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कम समय में तैयार हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव और फिर 22 घंटे बाद ईंट रखकर शिलान्यास पूरा हुआ और अब हुमायूं कबीर ने एक और ऐलान कर दिया है कि बंगाल में एक नहीं बल्कि 3 बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। चुनावी मौसम में बाबरी वाला प्लान हुमायूं का नया सियासी दांव है और जवाब में बीजेपी ने भी राम मंदिर प्लान तैयार कर लिया है। यानी बंगाल चुनाव का नैरेटिव बाबरी वर्सेस राम मंदिर तय हो चुका है। किस तरह से बंगाल की सियासत में एक नया मुद्दा छिड़ गया है। एक तरफ अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे ठीक पहले टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर का ये पूरा विवादित प्लान, जिसके काउंटर में बीजेपी ने भी अपनी रणनीति कैसे बनाई है, देखिए। बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगी, नंबर 1, नंबर 2 बीरभूम में बनाएंगे, नंबर 3 मालदा में बनाएंगे। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी, हुमायूं का प्लान क्या है? बंगाल में 3 बाबरी, दीदी राज में बवाल तय है। बंगाल में हुमायूं का बाबरी प्लान डिकोड हो गया। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह पूरे तामझाम के साथ तो हो गया, मगर शिलान्यास के दिन ईंट रखी ही नहीं गई। जी न्यूज ने जब हुमायूं कबीर से इस पर सवाल किया कि इतनी भीड़ देखकर आप शिलान्यास स्थल तक नहीं पहुंचे, क्या लोगों की भावनाओं को आपने नजरअंदाज किया, तो हुमायूं कबीर ने भी माना कि भीड़ की वजह से बस रिबन काटा गया। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। मामले को समझते हुए और उठे सवालों को शांत करने के लिए हुमायूं कबीर 22 घंटे बाद फिर मौके पर पहुंचे और उसी शिलान्यास स्थल पर नई बाबरी की ईंट रख दी गई। यानी फीता काटने के 22 घंटे बाद शिलान्यास पूरा किया गया। और तो और हुमायूं कबीर ने यह भी ऐलान कर दिया कि मुर्शिदाबाद ही नहीं, अब तो पूरे बंगाल में 3 बाबरी मस्जिद बनेंगी। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने साफ किया है कि अब मुर्शिदाबाद नहीं, मालदा और बीरभूम में भी बाबरी का निर्माण किया जाएगा। साफ है कि अब टीएमसी से, ममता बनर्जी से सीधी लड़ाई आपकी, सीधी लड़ाई होगी। और जो बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगी, नंबर 1, नंबर 2 बीरभूम में बनाएंगी, नंबर 3 मालदा में बनाएगी। कोई रुक सकता नहीं। अब मतलब पूरे बंगाल में बनेगा, हर जगह बनेगा। बंगाल में कोई होगा नहीं न होगा। मैं मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में जमींदारी लेके बनाने के बाद फिर दूसरा रामपुरहाट में, बीरभूम में कोई अच्छा जाएगा लेके वहाँ भी एक बनाएंगे, मालदा में भी एक बनाएंगे। 3 बाबरी मस्जिद बंगाल में होगी। यही नहीं, हुमायूं कबीर का दावा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बंगाल में 3 बाबरी मस्जिद बनकर ही रहेंगे। अगर कोई सेंटर से कोई रोकने की कोशिश करे फिर क्या होगा? कोई रुकने का सवाल ही नहीं उठते। ये मेरा संविधान को सम्मान करके ये मस्जिद बनाएगी। संविधान के खिलाफ तो मैं नहीं कर रही, तो किसी लिए सेंट्रल को जो गवर्नमेंट है उनको मैं रुकना नहीं चाहिए। उनको कोई जबरदस्ती करके रुकेगी तो मैं रास्ता में खड़ा होगी, मुसलमान भाई को अच्छा से समझाएगी जो तुमको ऊपर क्या जुल्म आ रहा है, वो जुल्म
तो रास्ता में खड़ा होकर उनका पीछा हटना चाहिए। लेकिन सवाल है कि आखिर हुमायूं की बाबरी को लेकर प्लान क्या है, और आखिर क्यों मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखने के बाद मालदा और बीरभूम में भी नई बाबरी बनाने का ऐलान कर दिया गया। दरअसल बंगाल में चुनाव है। नई बाबरी की जिद की वजह से हुमायूं कबीर टीएमसी पार्टी से भी निलंबित हो चुके हैं और चुनाव में हुमायूं को बाबरी प्लान में बड़ा सियासी फायदा नजर आ रहा है। और इसकी वजह है बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 28% से अधिक है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर 66.8% और इसके बाद नंबर आता है मालदा जिले का, जहाँ 51.27% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा 4 और जिलों उत्तर दिनाजपुर में 49.92%, बीरभूम में 37.06%, दक्षिण 24 परगना में 35.57% और उत्तर 24 परगना में 30% से अधिक आबादी मुस्लिम है। यानी इस आंकड़े की वजह से ही हुमायूं नई पार्टी बनाने का प्लान कर रहे हैं और चुनाव में 90 विधायक का सपना देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी बाबरी के जवाब में राम मंदिर बनाने की तैयारी में है। मुस्लिम लोगों का इमोशनल है, आवेग है, वो आवेग को वो दे दिया, उनको सुरक्षित रखूंगी। मेरा 2 महीना बाद मेरा जो प्लान बन चुकेगी तो उसी टाइम सारे प्रोग्राम शुरू होगी। बीजेपी डेमोक्रेटिक वे में इसको रखेगी और हम राम मंदिर भी बनाएंगे मुर्शिदाबाद में। आज भी छोटे से आयोजन करके हमने राम पूजा वहाँ पे हमारे लोगों ने किया। आगे आने वाले समय में भव्य तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास होगा। यानी अब बंगाल में चुनाव का एजेंडा अभी से फिक्स हो गया और इस बार बंगाल के चुनाव में बाबरी और राम मंदिर की ही गूंज सुनाई देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में चुनाव से पहले ही माहौल तप चुका है। नई बाबरी की नींव से लेकर ओवैसी के साथ साझेदारी करने के ऐलान तक हुमायूं कबीर ने बंगाल की सियासत में ऐसा तड़का लगाया कि टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही दल बैकफुट पर दिख रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या बंगाल में चुनाव से पहले ही हिंदू मुसलमान के कार्ड खुल गए हैं और क्या बंगाल में बाबरी प्लान के पीछे खुद ओवैसी हैं? उनको साथ में गठबंधन करके बंगाल में टीएमसी को क्षमता से हटाने के लिए मैं ये गठबंधन करेंगे। बंगाल में चुनाव तो अगले साल है, लेकिन चुनावी मोड अभी से ही नजर आने लगा है और उसकी वजह है एक नाम, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी का राग क्या छेड़ा, सियासी फिजा ही बदल गई। नई बाबरी की जिद ऐसी कि टीएमसी से निलंबित कर दिए गए, लेकिन हुमायूं कबीर बाबरी वाले प्लान पर अड़े रहे। और अब जब मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखी जा चुकी है तो हुमायूं कबीर का आगे का सियासी प्लान भी तैयार है। अब ओवैसी से भी बड़ा चेहरा लोग हुमायूं कबीर को मानने लगे। अरे ओवैसी मेरा बड़ा भाई है, वो बैरिस्टर है, वो एमपी है, तो उनको साथ में गठबंधन करके बंगाल में टीएमसी को क्षमता से हटाने के लिए मैं ये गठबंधन करेंगे। आप लोग क्या मानते हैं? आज हुमायूं कबीर कितना बड़ा चेहरा, आप लोग क्या मानते हैं? अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो प्लान है ओवैसी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ना और वजह है विधानसभा की 294 सीटों में से करीब 100 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की पैठ। इसलिए बंगाल में मुस्लिम फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी ओवैसी के साथ मिलकर हुमायूं बंगाल में मुस्लिम वोटरों को साधने का प्लान तैयार कर रहे हैं। मतलब नई बाबरी की नींव रखकर हुमायूं अपना सियासी कद को और बढ़ाना चाहते हैं। बंगाल में खुद को ओवैसी की तरह मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन हुमायूं की नई पार्टी का ऐलान और फिर ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात, लेकिन कांग्रेस हुमायूं कबीर को बीजेपी की बी टीम बता रही है। पूरे मुल्क के अंदर फिर नफरत के माहौल को खड़ा करने की तैयारी है और वो जो आदमी ये काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए बहुत सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन ले। बीजेपी आरएसएस ने तमाम ऐसे लोग तैयार किए हैं जो उन्हीं के लिए काम करते हैं, बी टीम बन करके।
जैसे कुछ उत्तर प्रदेश में और बिहार में क्षेत्रीय दल हैं, कहने को तो अपने जाति अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने ऐसा एक मैकेनिज्म तैयार किया है। तो पश्चिम बंगाल में कल नई बाबरी मस्जिद की नींव पड़ी, तो आज कोलकाता में भव्य गीता पाठ का आयोजन हुआ। इस दौरान 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता पाठ किया और उसमें बाबा बागेश्वर यानी कि बागेश्वर पीठाधीश्वर बाबा रामदेव समेत कई साधु संत शामिल हुए और साथ ही हिंदू राष्ट्र के लिए भी ओंकार भरी गई। इस दौरान बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी मंच पर मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। एक तरफ बाबर प्रेमी हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके हैं, तो दूसरी तरफ ममता के गढ़ में सनातनियों ने हुंकार भरी है। शंखनाद मंत्रोच्चारण के बीच लहराता भगवा ध्वज। कोलकाता में भव्य सामूहिक गीता पाठ का आयोजन। ये तस्वीर कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड की है, जहां पर एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया। इस भव्य गीता पाठ को नई बाबरी मस्जिद का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि कल मुर्शिदाबाद में नई मस्जिद की नींव रखने के लिए लाखों भाईजान जुटे थे। कोलकाता में कार्यक्रम का आयोजन सनातन संस्कृति संसद की ओर से किया गया, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा रामदेव समेत कई मठों और धार्मिक संस्थानों के साधु संत शामिल हुए, जहां से हिंदू एकता का संदेश दिया गया। हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। भारत को आप निर्णय करना होगा, आप लोगों को गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो। भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो। हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो। एक तरफ बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की बात की, तो दूसरी तरफ साध्वी ऋतंभरा ने 2 टूक कहा। ये देश राम का है, यहाँ बाबरी की कोई जगह नहीं। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवाई फहराएगा। यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। भव्य गीता पाठ में न सिर्फ साधु संत शामिल हुए, बल्कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी इसमें शिरकत की और बाबरी का जिक्र कर गीता श्लोक पढ़ा। हालांकि कार्यक्रम के लिए सीएम ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुई। मुर्शिदाबाद में हमने कुछ देखा। हम कहते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी साफ है कि बंगाल में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ नई बाबरी की नींव रखकर मुस्लिम वोटों की ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। कोलकाता से अयान घोषाल की रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए जी न्यूज के साथ।